सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था? पेनिसिलिन की क्लासिफिकेशन और उसका ब्रीफ में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि वो कैसे काम करता है। क्लासिफिकेशन में हमने ब्रॉड और नैरो दोनों ही क्लासिफिकेशन और उनके अंडर में जो जो ड्रग्स थी उनके बारे में अच्छे से जानने की कोशिश की थी। उसके बाद हम इस वीडियो में डिस्कस क्या करने वाले थे कि जो सेल वॉल बनने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो क्या है। क्योंकि जो हमारी ये पर्टिकुलर क्लास है माइक्रो ऑर्गेनिम्स को किल करने की इन एंटीबायोटिक की, वो उस क्लास का क्या नाम है? सेल वॉल एक्टिव एजेंट। यानी कि ये किसी न किसी तरह से सेल वॉल को क्या करेंगे, इन सेल वॉल के साथ इंटरफेयर करेंगे कि सेल वॉल बन ही ना पाए, है ना। तो वो हम डिस्कस कर रहे थे। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, हमने क्या देखा था? हमने ये हम पहले जान चुके हैं कि साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है ना, और उसके ऊपर होता है हमारा ग्लाइकन्स। ग्लाइकन्स मतलब सुगर्स। सुगर्स की बैकबोन होती है ना। या ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो चाहे नेगेटिव बैक्टीरिया हो, दोनों ही केसेस में सेल जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होता है उसके ऊपर बैकबोन्स होती है सुगर्स की, है ना, जिनको हम बोलते हैं ग्लाइकन्स। और ये जो सुगर्स हैं ये एक दूसरे से क्रॉस लिंक होती है। किसके थ्रू? पेप्टाइड्स के थ्रू। तो पेप्टाइड्स के थ्रू ये ग्लाइकन्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो इसीलिए इस जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की, उसको हम पेप्टिडो ग्लाइकन्स भी बोलते हैं। ओके, तो इसको थोड़ा और अच्छे से आपको क्लैरिफाई करते हैं। ये हमारा हो गया साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। ओके, सो जिस ग्लाइकन्स की, शुगर की हम बात कर रहे हैं, एक्चुअली में वो उसमें दो मोनोसैक्राइड यूनिट से मिलके हमारी एक बेसिक यूनिट बनती है। ओके, एक ये हमारी सेपरेट मोनोसैक्राइड यूनिट हो गई। ओके, और एक ये हमारी सेपरेट मोनोसैक्राइड यूनिट हो गई। और जब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तो एक बेसिक यूनिट बनाते हैं। सो हेड वाले पार्ट को बोला जाता है नेम यूनिट और टेल वाले पार्ट को बोला जाता है नेग यूनिट। ओके, तो नेग की फुल फॉर्म होती है एन एसिटाइल ग्लूकोसा माइन, और नेम की फुल फॉर्म होती है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ओके, सो नेम और नेग जो यूनिट्स होती है आपस में जुड़ी हुई होती है ना। ये अनदर लेयर। ओके, सो होता क्या है, जो ये नेम और नेग यूनिट है जो मिलके एक बेसिक यूनिट बनाती है, इनकी जो सिंथेसिस है वो सेल के अंदर ही होती है। ओके, सो और आपस में ये किससे कनेक्टेड होती है, किससे क्रॉस लिंक होती है? एक शॉर्ट पेप्टाइड्स चेन से। ओके, सो हमारी जो नेम यूनिट रहती है, नेम मोनोसैक्राइड जो शुगर यूनिट रहती है, उस पे एक साइड चेन कनेक्टेड होती है। किसकी? पेप्टाइड्स की। ओके, सो होता क्या है, ये दोनों भी जो पेप्टाइड्स होती है एक दूसरे से क्रॉस लिंक रहती है। उस प्रोसेस को, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांस पेप्टाइडेशन रिएक्शन। ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन। और जो एंजाइम इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है उस एंजाइम का नाम होता है ट्रांसपेप्टाइडेज। ओके, और इसी को हम क्या बोलते हैं? पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। क्यों? क्योंकि पेनिसिलिन इसी से बाइंड करता है, इस एंजाइम से। ओके, क्या नाम है? ट्रांसपेप्टाइडेज, जो कि ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। यानी कि जो टू पेप्टाइड चेन होती है उनको आपस में लिंक करवाता है, क्रॉस लिंक करवाता है।
ओके, दूसरा इसमें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, प्रोसेस है, वो है इन दोनों यूनिट्स का एक दूसरे के साथ जुड़ना। ग्लाइकोसाइलेशन रिएक्शन। ओके, और जो एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होता है उसका नाम होता है ट्रांस ग्लाइकोसाइलेज। अभी हमको क्या पता चला? दो रिएक्शन के बारे में पता चला, और जो दो एंजाइम उसमें इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में पता चला। एक तो हमारा ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन, जिसमें एंजाइम जो रिस्पॉन्स इन्वॉल्व होता है वो है ट्रांसपेप्टाइडेज, जिसको पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन बोलते हैं। और दूसरा हमारा है ग्लाइकोसाइलेशन रिएक्शन, कि जो एक यूनिट दूसरी यूनिट से जुड़ने के लिए जो रिएक्शन जिसमें इन्वॉल्व होती है उसका नाम है ग्लाइकोसाइलेशन रिएक्शन। और जो एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होगा वो है ट्रांस ग्लाइकोसाइलेज। ओके, सो अभी हमने ये बताया आपको। उसके बाद अब जो ये मोलिक्यूल्स है ये अंदर कैसे बनते हैं वहां थोड़ा सा देखो। तो स्टार्टिंग में जो दोनों यूनिट होंगी ग्लूकोज की, शुगर की, वो अलग अलग होगी। नैम वाली हमारी अलग होगी और नैग वाली हमारी अलग होगी, है ना। और ये आई कहां से है? ये बेसिकली आपकी शुगर यानी कि ग्लूकोज से ही ये यूनिट हमको मिली है। ओके, तो ये क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल में मॉडिफिकेशन होती है। ओके, और मॉडिफिकेशन होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? नैग यूनिट में और नेम यूनिट में। ओके, सो होगा क्या, अब इनको जुड़ना होगा। और जुड़ने के लिए बायोकेमिस्ट्री में एक रूल होता है कि जब भी कोई पॉलीमराइजेशन स्टेप होना होता है, जो दो मोनोमर होते हैं जब आपस में जुड़ते हैं और मोनोमर जुड़ के जब पॉलीमर बन जाते हैं ना, तो जो पॉलीमराइजेशन जो प्रोसेस होता है, तो वो उस प्रोसेस में जाने से पहले मोनोमर को एक्टिवेट होना पड़ता है। तो यहाँ पर भी कुछ हमको ऐसा ही देखने को मिलेगा। जो हमारी ये नेम जो यूनिट होगी इसका होगा एक्टिवेशन, और एक्टिवेशन के लिए क्या होगा, इसमें एक यूडीपी मोलिक्यूल ऐड हो जाएगा। यूडीपी, यूरिडीन डाई फोस्फेट। और ऐसा ही कुछ हमारा नैग यूनिट के साथ होगा। तो हमारी इसका भी नैग यूनिट का भी एक्टिवेशन होगा और इसमें भी यूडीपी ऐड हो जाएगा। ओके, सो उसके बाद क्या होगा, अब क्या हमारी नैम यूनिट भी आ गई, नैग यूनिट भी आ गई। अब क्या रहा, हमारा पेप्टाइड चेन रह गई, है ना। तो पेप्टाइड चेन के लिए क्या होगा, इसमें हमारी नैम यूनिट में एक एक करके अमीनो एसिड जुड़ते जाएंगे एंजाइम्स की हेल्प से। एक एक एंजाइम आएगा और एक एक अमीनो एसिड अटैच करता जाएगा। ओके, और पेप्टाइड बनाएगा। पेप्टाइड अमीनो एसिड से तो बना होता है ना, तो एक एक एंजाइम आएगा, एक एक अमीनो एसिड अटैच करेगा, और इस तरह हमको अपने पेप्टाइड की एक शॉर्ट चेन मिल जाएगी। ओके, इतना हुआ। उसके बाद क्या होगा, अब ये जो यूनिट्स होती है ये बहुत ज्यादा चार्ज होती है, और चार्ज होने की वजह से इनका साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाना लगभग डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल होता है ना। तो वो ये अपने अकेले के दम पे कर नहीं सकते। तो उसके लिए क्या होता है, यहां पर एक बैक्टोपिरिनोल फोस्फेट, ये बैक्टोपिरिनोल फोस्फेट क्या करता है, ये एक तरह से ट्रांसपोर्टर का काम करता है। ओके, तो ये क्या करता है, यूडीपी को तो रिमूव कर देता है। ओके, और इनको आपस में कनेक्ट कर देता है, जोड़ देता है, हमारी नैम यूनिट को और नैग यूनिट को पेप्टाइड चेन के साथ। यूडीपी रिमूव और इनको आपस में जोड़ देता है, और उसके बाद ये फ्लिप हो जाता है। फ्लिप मतलब ऐसे हो जाएगा, मतलब बाहर की तरफ। ओके, पहले ऐसे था फिर ऐसे हो जाएगा। यानी कि एक तरह से मैंने बताया आपको ट्रांसपोर्टर का काम करता है, क्योंकि ये दोनों यूनिट बहुत ज्यादा चार्ज होती है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन को क्रॉस कर नहीं सकती,
सो इसलिए ये हमारा जो ट्रांसपोर्टर है जिसका नाम है बैक्टोप्रिनोल फोस्फेट, ये इनको ट्रांसफर करने का काम करता है अंदर से बाहर की तरफ। ओके, सो इस तरह आपने देखा कि कैसे हमारी जो सेल वॉल है पूरी की पूरी बैक्टीरिया की कैसे बनती है। ठीक स्टार्टिंग में क्या होगा, ये जो सेल वॉल है हमने आपको बताया पेप्टिडोग्लाइकेंस, ग्लाइकेंस यानी कि शुगर, ग्लूकोज। सो जो 2 यूनिट से मिलकर एक बेसिक यूनिट बनती है हमारी, तो वो 2 यूनिट कौन कौन सी होती है, एक होती है नैम, एक होती है नैग, और दोनों की दोनों ग्लूकोज में ही मॉडिफिकेशन होने के बाद ये बनता है बैक्टीरिया के अंदर। और उसके बाद यूडीपी कनेक्ट होता है, क्यों, इनको एक्टिवेट करने के लिए, क्योंकि जब तक ये दोनों यूनिट एक्टिवेट नहीं होंगी आपस में नहीं जुड़ेगी, और जब एक्टिवेट हो जाती है फाइनली बैक्टोप्रिनोल इनको जोड़ता है और फिर ऊपर ट्रांसफर कर देता है इनको ऊपर, है ना, क्योंकि खुद चार्ज होती है ऊपर ट्रांसफर खुद हो नहीं सकती। उसके बाद ऊपर जाने के बाद एक मोलिक्यूल, एक यूनिट तो हमारी जैसे इसका एग्जांपल लो, जैसे ये हमारी ऑलरेडी प्रेजेंट है और एक अभी न्यू यूनिट हमारी अभी यहाँ पे आई है ना। सो अब इन दोनों को जोड़ने के लिए जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, तो कौन सा प्रोसेस होगा, कौन सी रिएक्शन होगी, ग्लाइकोसाइलेशन रिएक्शन। और एंजाइम कौन सा होगा, ट्रांस ग्लाइकोसाइलेज। और ये हमारे ये क्या होगी, हमारी पेप्टाइड चेन हो गई। और मान लो एक पहले से अगर यहाँ पे होता या अब आएगा अगला, तो इन दोनों को आपस में क्रॉस लिंक कराने के लिए, जोड़ने के लिए कौन से रिएक्शन होती है, ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन। और जो एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होता है उसका क्या नाम है, ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम, जिसके साथ पेनिसिलिन बाइंड करती है इसी एंजाइम के साथ, और इसका नाम, और तभी इसका नाम पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन भी है। ओके, सो इस तरह से सेल वॉल जो है बनती है, जो कि बहुत ज्यादा ग्राम पॉजिटिव के केस में पोरस होती है। पोरस मतलब इसमें छिद्र होते हैं, जैसे स्पंज जैसा होता है ना। सो सेल वॉल की आखिर इतनी इंपॉर्टेंस है ही क्यों। हम नॉर्मली ठीक है अगर ये बोल सकते हैं कि भाई ये सेल के स्ट्रक्चर को इंटेग्रिटी प्रोवाइड कराता है, शेप प्रोवाइड कराता है, बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करता है, बट स्टिल हमारी इतनी सारी एंटीबायोटिक्स हैं जो कि इस पे काम कर रही है, और सेल वॉल ही उसकी डेथ और लाइफ का रीजन हो गया। आखिर सेल वॉल का इतना बड़ा रोल क्या है। सो इसके पीछे का जो रीजन है, जो कारण है, वो ये है कि जब कोई बैक्टीरिया न्यूबॉर्न होता है तो उसके अंदर मोलिक्यूल्स इतने ज्यादा कंसंट्रेटेड नहीं रहते, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो ग्रो होता है तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के अंदर जो मोलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होने लगते हैं। और कंसंट्रेटेड होने की वजह से, है ना, और जैसे धीरे धीरे ग्रो होने लगेगा अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी वजह से बहुत ज्यादा सेल जो होगी बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होने लगेगी, है ना। मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी जैसे धीरे सेल ग्रो करेगी, तो उससे क्या होगा, सेल बिकम हाइपर ऑस्मोटिक। ओके, हाइपर ऑस्मोटिक मतलब ओस्मोलरिटी जो है वो बढ़ने लगेगी, जिसकी वजह से सेल क्या चाहेगी, पानी चाहेगी। पानी जिधर भी दिखेगा उसको तुरंत एब्जॉर्ब करेगी, है ना। और पानी को एब्जॉर्ब करेगी तो उससे क्या होगा, सेल जो होगी धीरे धीरे स्वेल करेगी और फाइनली ब्रस्ट हो जाएगी, फट जाएगी, है ना। लेकिन नेचर ने सेल को यानी कि बैक्टीरिया को इतना ब्यूटीफुल मैकेनिज्म दिया है कि उनको ये कैपेबिलिटी दी है, एबिलिटी दी है कि वो इन मॉलिक्यूल्स को डिजाइन सिंथेसाइज कर सकते हैं, सेक्रेट कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं, है ना, ताकि सेल वॉल बनी रहे। अब सेल वॉल क्या रहेगी, सेमी रिजिड रहेगी, यानी कि वाटर आएगा तो, लेकिन इतना नहीं आएगा कि वो स्वेल होती जाए और फाइनली ब्रस्ट हो जाए, है ना। सो इसलिए ये जो हमारी एंटीबायोटिक्स हैं ये सेल वॉल को टारगेट कर रही हैं ताकि बैक्टीरिया को किल कर सके। ओके, तो अभी बचा हमारा क्या, ड्रग्स वाला पार्ट। ये तो हो गया मैकेनिज्म, ये तो हो गया हमारे सेल वॉल बनती कैसे है। और दूसरा पार्ट है हमारा अब ड्रग्स कौन कौन से स्टेप्स में इंटरफेयर करेगी इनके साथ। ओके,
ओके, अब देखते हैं कि ड्रग्स इन पे काम कैसे करती है, जिन जिन ड्रग्स के हमने आपको नाम बताए थे। सो पहली ड्रग्स है हमारी साइक्लोसीरीन। साइक्लोसीरीन क्या करती है, साइकिल पे आती है। ओके, और ये जो एलानिन होते हैं, जो अमीनो एसिड के हम जब नाम बता रहे हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, है ना। सो ये क्या करती है, इनको रिमूव कर देती है यहाँ से। ओके, इनको यहाँ से रिमूव कर देती है। और रिमूव करने की वजह से क्या होगा, जब फाइनली टू जो यूनिट होंगी आपस में क्रॉस लिंक करेगी, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जब ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन होगी तो दो अमीनो एसिड रिमूव होने की वजह से वो आपस में जुड़ ही नहीं पाएगी। ओके, सो यहाँ पे हमारी साइक्लोसिरिन ड्रग के बारे में हमको आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो वो इस स्टेप के साथ एंटरफेयर करती है इन द वेरी अर्ली। ओके, उसके बाद जो यहाँ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन पे होती है हमारी बस। ओके, ये बस क्या करती है कि जो बैक्टोप्रिनोल फोस्फेट होता है इसके साथ बाइंड हो जाती है। और जब ये बैक्टोप्रिनोल फोस्फेट के साथ हमारी ये जो बस होगी ये बाइंड हो जाएगी, तो बैक्टोप्रिनोल जो फोस्फेट जो होगा वो हमारे इन दोनों यूनिट को बाहर नहीं ले जा पाएगा। और जब बाहर ही नहीं ले जा पाएगा तो सेल वॉल ही नहीं बन पाएगी। और इस ड्रग का नाम होता है बेसिट्रासीन। ये भी हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, बेसिट्रासीन, साइक्लोसिरीन। ओके, उसके बाद अगली जो ड्रग है वो हमारे उसका क्या नाम है, वैंकोमाइसिन। वैंकोमाइसिन क्या करती है, वैंकोमाइसिन आपकी ट्रांस ग्लाइकोसाइलेज जो एंजाइम होता है उसको इनहिबिट कर देती है। अब उसको जब इनहिबिट कर देगी तो ये दोनों जो यूनिट होगी आपस में जुड़ ही नहीं पाएगी। ये जो हमारा स्टेप था ग्लाइकोसाइलेशन ये हो नहीं पाएगा, तो फाइनली वही सेल वॉल बन नहीं पाएगी और एट लास्ट स्वेलिंग एंड ब्रस्ट। ठीक, और फाइनली हम आते हैं अपने पेनिसिलिन पे। तो पेनिसिलिन का भी हमने आपको बता ही दिया था ऑलरेडी कि पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन जो कि है ट्रांसपेप्टाइडेज, यहां जो इस रिएक्शन को करने के लिए इन्वॉल्व होता है जो एंजाइम, उसको उसके साथ बाइंड करती है। तो इस तरह हमारा ये फिर सेल वॉल नहीं बन पाएगी। ओके, सो पेनिसिलिन का हुआ, साइक्लोसिलिन का हुआ, वैंकोमाइसिन का हुआ, बेसिट्रासिन का हुआ। ओके, सो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। आगे जो हमारा जो बचे हैं जैसे सिफेलोस्पोरिन, एजिथ्रोनम, ओके, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।